हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक उष्मा या हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं, जैसे टेम्परेचर है या थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी, और उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं इस टॉपिक में हमें पढ़ने को मिलेगी। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट हम लेंगे और फिर वन बाय वन उन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इस तरह से लेंदी है, इसलिए हम इसे एक से ज्यादा लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि अभी इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जैसे उष्मा या हीट क्या होती है, फिर उसके बाद में तापमान या टेम्परेचर क्या है। उष्मा और टेम्परेचर दोनों अलग अलग, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट या उष्मा का संचरण, उष्मा का एक जगह से दूसरी जगह पर जो स्थानांतरण है वो क्या होता है, और इसकी कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, मेथड कौन कौन से हैं जिनसे उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाती। फिर उसके बाद में एक पॉइंट है विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, और ये क्या होती, इसके बारे में जो है कुछ पॉइंट्स देखेंगे और साथ ही इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में उष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा, अवस्था परिवर्तन यानी जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, कोई पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या वाइस वर्सा, जैसे आप कह सकते हैं कि गैस से वापस द्रव या द्रव से ठोस में बदलता है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के दौरान उष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब अवस्था परिवर्तन से जो जुड़े हुए विभिन्न पॉइंट्स हैं, जैसे मेल्टिंग या गलन क्या होता है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपोराइजेशन है, क्वथनांक है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक उष्मा या हीट की परिभाषा से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हीट या उष्मा होती क्या है, तो सबसे पहले यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा यानी एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी एक ऐसी राशि है, या आप कहें कि एक ऐसी भौतिक राशि है जो कार्य करने के लिए आवश्यक, यानी कार्य करने के लिए हमें जिस क्षमता की आवश्यकता है वो क्षमता ऊर्जा या एनर्जी कहलाती है। अब हमारे पास ऊर्जा के या हमारे आसपास ऊर्जा के अलग अलग रूप विद्यमान है, जैसे प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, या उष्मा ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं, इसी तरह से रासायनिक ऊर्जा या अन्य प्रकार की ऊर्जाएं। लेकिन इन सभी ऊर्जाओं में से कुछ ऊर्जाओं के प्रति हमारा शरीर संवेदित है। संवेदित कहने का मतलब है कि हम अपने सेंस ऑर्गन, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकते हैं, और जिन ऊर्जाओं को हम ग्रहण कर सकते हैं मानव शरीर उन ऊर्जाओं का ज्ञान कर पाता है। जैसे हमारे जो नेत्र हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदित है, यानी आंख की जो बिल्कुल आंतरिक परत है, रेटिना, उसके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदित है, और इसके कारण ही हमें प्रकाश का ज्ञान होता है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी तरह से हमारे जो कान है वो ध्वनि ऊर्जा के प्रति संवेदित है, और ध्वनि ऊर्जा जब कानों पर आपतित होती है तो उनमें कंपन होता है और उसकी वजह से हमें सुनने की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में उष्मा ऊर्जा को ग्रहण करने की भी क्षमता है, और इसी उष्मा ऊर्जा को जब हमारा शरीर ग्रहण करता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है, यानी अगर हम किसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा से हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है और गर्मी का अनुभव होने लगता है, तो मान लीजिए कि वो ऊर्जा उष्मा ऊर्जा है। अब यहां पर एक पॉइंट है, क्या ऐसी भी ऊर्जा है जो हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता? जी बिल्कुल है। आप देखिए कि हमारे आसपास बहुत सारी विकिरणों का एक तंत्र, या आप कहें कि बहुत सारी विकिरण उपस्थित है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अलग अलग रूप हमारे आसपास उपस्थित है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल वगैरह की जो तरंगे आ रही हैं ये भी तो ऊर्जा ही है।
लेकिन चूंकि हमारा शरीर इनके प्रति संवेदित नहीं है, हमें इन तरंगों की जानकारी नहीं हो पाती, इसीलिए ये हमारे आसपास होते हुए भी हमारा शरीर इन्हें ग्रहण नहीं कर पाता। तो हम उन्हीं तरंगों या आप कहें कि ऊर्जा के रूप को ग्रहण कर पाएंगे जिनको ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय उपस्थित है। तो ऊष्मा जो है ऊर्जा का वही रूप है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। यानी अगर ऊष्मा कहीं पर प्रवेश कर रही है, कहीं पर इस तरह से जो है जा रही है, तो वहां पर तापमान बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो हमें गर्मी का अनुभव होगा, और अगर कहीं से ऊष्मा निकल रही है तो वहां तापमान कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हमारे शरीर से हो रहा है तो हमें ठंड का अनुभव होगा। जैसे वायुमंडल का तापमान अगर ज्यादा है तो ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी और हमें गर्मी का अनुभव होगा, और अगर इसी तरह से वायुमंडल का तापमान या हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम है, तो हमें, या तो आप यूं कहें कि हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो वातावरण में जो है इस तरह से उत्सर्जित होगी और हमें ठंड का अनुभव होगा। तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का रूप है, और यह वस्तु की ऊष्मीय स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। ऊष्मीय स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, इसका मतलब है कि अगर किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है तो उसका तापमान अधिक होगा, या हम कहेंगे कि उसमें ऊष्मा की मात्रा उच्च है। और अगर मान लीजिए कि वस्तु में से ऊष्मा निकल रही है तो हम कहेंगे कि उसमें ऊष्मा का मान कम हो रहा है, या वस्तु जो है वो ठंडी हो रही है, शीतल हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, यह जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर गति करती, तथा यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं जल, जब हम बात करेंगे जल की, वाटर की, तो हम जानते हैं कि जल जो है वो हमेशा अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर गति करेगा। हमेशा जल की गति जो है वो अधिक ऊंचाई वाली जगह से कम ऊंचाई वाली जगह की ओर होती है। यानी जल जो है वो हमेशा ढाल के अनुरूप बहता है, जिस तरफ ढाल मिलेगी जल उस तरफ बहेगा। इसी तरह से विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएगी। उसी प्रकार जो ऊष्मा है, ऊष्मा नए पॉइंट से लिखते हैं, ऊष्मा जो है, ऊष्मा या हीट हमेशा उच्च ताप की वस्तु से, यानी एक वस्तु जिसका तापमान उच्च है, हमेशा उस वस्तु की तरफ गति करेगी जिसका तापमान निम्न है, लो टेम्परेचर। सिंपल सा पॉइंट है कि ऊष्मा जो है वो क्या करती है, हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर गति करती है। यानी उच्च ताप कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसमें ऊष्मा का मान ज्यादा होगा वो वस्तु उच्च तापमान की वस्तु होगी, और एक ऐसी वस्तु जिसमें तापमान कम है, जिसका तापमान कम है, तो वो वस्तु निम्न तापमान या लो टेम्परेचर पर होगी। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो सदैव अपनी उच्च मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करती है, क्योंकि उच्च ताप होने का मतलब है कि उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है। अगर दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है, ये वस्तु जो है वो उच्च ताप पर है और ये वस्तु जो है वो निम्न ताप पर, तो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता है। यानी ऊष्मा जो है वो सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गति करेगी। यहां पर एक पॉइंट समझने की बात है, जैसे मान लीजिए मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर का जो तापमान है वो हमेशा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सामान्य तापमान मानव शरीर का कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ अगर मान लीजिए कि फीवर या इस तरह की असामान्य स्थिति है तब ये तापमान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर उसके आसपास के वातावरण का तापमान
मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वातावरण से ऊष्मा जो है वो मानव शरीर में प्रवेश करेगी और हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है कि आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान कम है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अब मानव शरीर का तापमान चूंकि वातावरण के तापमान से ज्यादा है, तो यहाँ पर ऊष्मा का जो संचरण है, ऊष्मा के स्थानांतरण की जो दिशा होगी वो हमारे शरीर से बाह्य वातावरण की तरफ होगी, और इसकी वजह से चूंकि हमारे शरीर से ऊष्मा की हानि हो रही है तो हमें ठंड का अनुभव होता है। तो गर्मियों में गर्मी अनुभव हो रही है क्योंकि ऊष्मा प्रवेश कर रही है, और सर्दियों में जो है वो ठंड का अनुभव हो रहा है क्योंकि ऊष्मा शरीर से निकल रही है। तो इस ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए हम कुछ ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं जो ऊष्मा को रोकते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र या ऐसे मोटे वस्त्र जिनसे ऊष्मा बाहर ना जा सके। तो एक पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं को जब संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गति करेगी। जैसे अगर एक गर्म जो चाय का कप है उसको हम अगर इसी रख देते हैं किसी जगह पर और वातावरण का तापमान जो है वो उस चाय के तापमान से कम है, तो आप देखेंगे कि समय के साथ में ये जो कप है या चाय का जो कप है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। कारण क्या है, इसकी ऊष्मा आसपास के वातावरण में विस्तृत हो जाती। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गति करती है, और ये गति तब तक होती रहेगी जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। या आप यूं भी कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाती। तापीय साम्य अवस्था का मतलब है दो वस्तुओं का तापमान समान हो जाना। अगला पॉइंट, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। तो यहां पर एक पॉइंट देखने वाला है कि कैलोरी या जूल जो है वो ऊष्मा का मात्रक। अब चूंकि एक पॉइंट समझिए कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है उसके अनुसार ऊष्मा का जो या ऊर्जा का जो मानक है वो जूल है, लेकिन चूंकि कैलोरी जो है वो व्यवहार में ज्यादा उपयोग आता है। जैसे तापमान की बात करें तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, लेकिन व्यवहार में हम ज्यादा यूज करते हैं सेल्सियस को। तो यहां पर भी ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल है। जूल एसआई मात्रक है और व्यवहार में ज्यादा कौन सा उपयोग होगा, कैलोरी। अब यहां पर एक चित्र है जिसमें एक वार्मर ऑब्जेक्ट यानी उच्च तापमान का कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है जिसका तापमान उच्च है, और इससे हीट का ट्रांसफर उस वस्तु की ओर हो रहा है जिसका तापमान कम। ये बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को दूसरे किसी ऐसे वस्तु के संपर्क में लाएं जिसका तापमान कम है, तो वहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। अब यहां पर एक परिभाषा है कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितनी होती। तो यहां पर एक परिभाषा दी गई है कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उस ऊष्मा को हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये परिभाषा पूछी जाए कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितनी होती, तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक है उसे हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहेंगे। यह ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक का मतलब ज्यादा उपयोग में आने वाला, वरना इसका ऐसा ही मात्रक अगर हम देखें तो वो जूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब कैलोरी और जूल जो ऊष्मा के मात्रक है उनमें क्या संबंध। 1 कैलोरी जो है वो 4.186 या लगभग 4.2 जूल के बराबर होती, यानी 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब यहां पर देख सकते हैं कि जूल जो है वो छोटी इकाई है और कैलोरी जो है वो बड़ी इकाई, क्योंकि जहां पर इस तरह से दोनों जो मात्रक हैं वो बराबर के चिन्ह के साथ में है, लेकिन जहां पर ज्यादा बड़ा अंक है वो इकाई छोटी होती। ठीक है, तो यहां पर 4.2 जो है वो जूल के साथ लगा है, इसका मतलब जूल जो है वो छोटी इकाई है और 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती। इसी तरह से एक और यूनिट है जिसे हम BTU या ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई कहते हैं, और ये लगभग 252 कैलोरी के बराबर होती। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा
कि कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता सकते हैं कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो ऊष्मा की इकाई है और ये 252 कैलोरी के बराबर होती है। इसी तरह से एक और इकाई है एक थर्म, जो 1,00,000 ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई या BTU के बराबर होती। तो अलग अलग यहाँ पर हम इस तरह से ऊष्मा की इकाइयां देख सकते हैं। सबसे छोटी इकाई जो है वो जूल है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, थर्म। अब अगला पॉइंट आता है कि टेम्परेचर या ताप क्या होता है, तापमान किसे कहेंगे। ऊष्मा को तो अभी हमने देखा कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो तापमान क्या है? देखिए, तापमान किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी। इसको इस तरह से समझिए, अगर किसी वस्तु में ऊष्मा प्रवेश करती है तो इस ऊष्मा के प्रवेश करने से उस वस्तु में एक गुण आ जाएगा कि आप उसे छूकर बता सकते हैं कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी। तो इस गुण को, जिससे हमें पता लगे कि किसी पदार्थ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है, या आप कहें कि उसमें जो है इस तरह से वो वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, तो ये गुण जो है वो तापमान। इस पॉइंट को इस तरह से समझिए कि ऊष्मा को मापने के लिए वस्तु के जिस गुण का उपयोग किया जाता है उसे हम तापमान कहते हैं। तो सिंपल सा यहां पर एक पॉइंट है कि किसी वस्तु का वह गुण जो है बताता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, तापमान कहलाता है। जैसे बहुत सारे पॉइंट है कि किसी पदार्थ को किसी दूसरे, या आप इस समय इस चीज को देखिए, उदाहरण से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पानी के अंदर चीनी मिलाई तो पानी का जो एक तरह से टेस्ट है वो थोड़ा मीठा होने लगेगा। आप यूं कहेंगे पानी की मिठास ये बताएगी कि चीनी की मात्रा कितनी है। अगर आप उस पानी को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं और पानी में मिठास कम है, इसका मतलब उसमें चीनी की मात्रा भी कम है। लेकिन अगर उस पानी की मिठास ज्यादा है जिसमें चीनी मिलाई गई है, तो इसका मतलब उसमें मिलाई गई चीनी की मात्रा अधिक है। तो जैसे मिठास ये बता देती है कि किसी जलीय विलयन में चीनी या शुगर की मात्रा कितनी है, उसी तरह से तापमान ये बता देगा कि किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा की मात्रा कितनी। यहां पर हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं बिना किसी उपकरण के, यानी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा ज्यादा है, और अगर कोई वस्तु ठंडी है तो उसमें ऊष्मा का मान कम है। लेकिन एग्जैक्ट बता दें कि भाई इतना टेम्परेचर है, इतने पॉइंट का है, तो उसके लिए हमें कुछ उपकरणों की या कुछ ताप मापियों की आवश्यकता होगी, जिनको हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी, तापमान कहलाता है। अतः ताप वह भौतिक कारक है, ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। अब यहां पर एक पॉइंट ये भी समझिएगा कि ताप से हमें यह भी जानकारी होती है कि दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। या आप यूं कहें कि जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी जाएंगी तो उनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी वस्तु से किस वस्तु की होगा, इसका भी निर्धारण ताप के द्वारा ही किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि ऊष्मा सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गति करती है। तो जिस वस्तु का तापमान ज्यादा होगा, ऊष्मा वहां से उस वस्तु की ओर गति करेगी जिसका तापमान कम है। तो तापमान जो है वो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को भी निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गति करेगी, जैसे जल हमेशा ऊंचाई वाली जगह से ढाल वाली या कम ऊंचाई वाली जगह की ओर गति करता है। किसी वस्तु का ताप वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कितनी और उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इसी पर आधारित होगा उस वस्तु का तापमान कैसे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कि गर्मियों की दोपहर और दो वस्तुएं धूप में रखी हुई, एक वस्तु जो है वो लकड़ी की बनी है और दूसरी वस्तु जो है वो लोहे की बनी। अब दोनों को
जो ऊष्मा मिल रही है, यानी सूर्य का प्रकाश दोनों पर समान मात्रा में आपतित हो रहा है, समान मात्रा में गिर रहा है। लेकिन जब हम उन वस्तुओं को छूकर देखेंगे तो हमें जो धातु या लोहे की वस्तु है उसका तापमान अधिक प्रतीत होगा। कारण क्या है कि जो धातु या लोहे की वस्तु है उसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि उसमें ऊष्मा का चालन ज्यादा होता है। ऊष्मा का चालन कहने का मतलब है उसमें से ऊष्मा जो है वो अधिक तेजी से प्रवाह हो जाती। इसी कारण से जब हम उस वस्तु को छूते हैं तो ऊष्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो हमें वो वस्तु गर्म प्रतीत होगी। जबकि लकड़ी या इस तरह के दूसरे जो ऊष्मीय कुचालक पदार्थ हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण इतना तीव्र नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता। इस कारण से उनको छूने पर हमें उतनी गर्म वो वस्तुएं नहीं लगती। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वस्तु का तापमान किस पर निर्भर करेगा कि एक तो उसमें ऊष्मा की मात्रा कितनी है और दूसरा कि उस पदार्थ की प्रकृति कैसी। समान मात्रा में अगर ऊष्मा है दो अलग अलग वस्तुओं में तो भी हमें एक वस्तु कम गर्म और एक वस्तु अधिक गर्म लग सकती। यह निर्भर करेगा कि उस पदार्थ की प्रकृति कैसी। दूसरा कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु में हम ऊष्मा की मात्रा की बात करें तो ये निर्भर करेगा उस वस्तु के द्रव्यमान और तापमान पर। यानी अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा द्रव्यमान की है तो वो उतना ज्यादा ऊष्मा को ग्रहण कर सकेगी, छोटी वस्तु कम ऊष्मा को ग्रहण करेगी। और अगर वस्तु का तापमान ज्यादा है इसका मतलब उसमें ऊष्मा की मात्रा भी ज्यादा है। तो सिंपल सा मतलब है कि ऊष्मा की मात्रा की बात करेंगे तो वो निर्भर करती है द्रव्यमान और तापमान पर, और ताप की जब उपस्थिति की बात करेंगे तो वो निर्भर करेगा कि उसमें कितनी ऊष्मा है और साथ ही उस पदार्थ की प्रकृति कैसे। जैसे यदि गर्म चम्मच को ठंडे पानी से भरे डिब्बे में डुबोया जाता है तब चम्मच की ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाती। तो यहाँ पर एक तरह से एक उदाहरण है कि कैसे जो है किसी वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह दूसरी वस्तु की ओर होता है। क्योंकि यहाँ पर चम्मच जो है वो धातु का बना हो सकता है जिसमें ऊष्मा की चालकता ज्यादा है और उसकी वजह से ऊष्मा जो है उस वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाह भी अधिक तीव्र गति से होगी। उसके बाद है ऊष्मा संचरण। देखिए अभी तक हमने बात की ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, और ऊष्मा संचरण की दिशा कैसे निर्धारित होती। तो सिंपल सा पॉइंट है, ऊष्मा संचरण सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये ऊष्मा संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट किन किन तरीकों से हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट या ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके कौन कौन से जो है मेथड है, तरीके कौन कौन से। अभी हमने ये तो देख लिया कि ऊष्मा जो है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाएगी, लेकिन किन तरीकों से, इन पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट वही कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक ही वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तापांतर के कारण ऊष्मा संचरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं के बीच में तापमान का अंतर है तो यहां पर हम देखेंगे कि उच्च तापमान वाली वस्तु से सदैव ऊष्मा निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर जाएगी। जैसे ये जो है वो उच्च ताप वाली वस्तु है और ये निम्न ताप वाली वस्तु, इसका टेम्परेचर कम है, इसका ज्यादा है। अब ये तो हो गया दो अलग अलग वस्तुओं में। एक ही वस्तु में भी कई बार जब एक भाग का तापमान ज्यादा हो और दूसरे भाग का तापमान कम हो तब भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक धातु की छड़ है और इसको हम अगर इस सिरे से गर्म करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पर जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे दूसरे भाग में या जो अपेक्षाकृत ठंडा भाग है उस तरफ भी जाना शुरू कर देती। तो ऊष्मा का संचरण एक वस्तु के अंदर या दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में संभव है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा का संचरण सदैव अधिक ताप वाले क्षेत्र या वस्तु से निम्न ताप वाले क्षेत्र या वस्तु की ओर होता है। तो इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, मेथड है, उनको डिस्कस करते हैं। तो ऊष्मा संचरण की मुख्यतः तीन विधियां हैं। सबसे पहली है चालन, जिसको हम कंडक्शन कहेंगे। ये सिर्फ ठोसों में होती, यानी चालन जो है वो ठोस वस्तुओं के अंदर संभव होता है। दूसरा जो मेथड है उसे हम कहेंगे संवहन या कन्वेक्शन, और तीसरा जो मेथड है उसे हम कहेंगे रेडिएशन। संवहन जो है वो द्रव और गैसों में होता है, और विकिरण जो है एक ऐसा तरीका है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इन दो तरीकों में किसी पदार्थ के जो अणु हैं
वो ऊष्मा के संचरण में सहायक होते हैं, जबकि यहां पर ऊष्मा के संचरण के लिए पदार्थ के अणुओं की आवश्यकता ही नहीं होती। तो तीनों जो मेथड हैं उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं कि ये मेथड कौन से हैं और इनमें क्या प्रक्रिया रहती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऊष्मा संचरण की विधियां, तो पहली विधि जो है वो है चालन, कंडक्शन, चालन या कंडक्शन। देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि हमारे पास एक धातु की छड़ है, या आप कहें कि एक ऐसी रोड है जो कि धातु की बनी, किसी ठोस पदार्थ की बनी। क्योंकि जब हम ठोस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ठोसों में जो अणु हैं वो इतने दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं, आपस में जो अंतरा आणविक बल हैं ठोसों के अणुओं के बीच में वो इतने ज्यादा हैं कि अणु जो है वो मुक्त रूप से गति नहीं कर सकते, या अणुओं के मध्य जो गति है वो लगभग नगण्य पाई जाती। अणु अपनी जगह पर कंपन कर सकते हैं क्योंकि कंपन करने में स्थान परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकते, क्योंकि अगर अणु एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित नहीं रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ठोसों की आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसीलिए जो है या इसका कारण यह है कि अणु जो है वो कैसे होंगे, अपने स्थान पर दृढ़ता से बंधे रहते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक आयरन की छड़ है और इसमें मैं मान लेता हूं कि बहुत सारे अणु जो है वो इस प्रकार से एक के बाद एक आपस में दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जो लेयर है या एक जो लाइन में अणुओं के बारे में पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस धातु की छड़ को एक तरफ से गर्म करना शुरू कर दिया, यानी यहां से हमने इसको क्या किया कि किसी जो है इस तरह से कैंडल या किसी अन्य तरीके से इसको यहां से एक सिरे से गर्म करना शुरू कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले चूंकि ये जो अणु है, यहां पर जो पहले अणु है उसको ऊष्मा ग्रहण होगी या उसके अंदर ऊष्मा जब प्रवेश होगी तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। अब जब इसका तापमान बढ़ जाएगा या इसकी ऊष्मा ऊर्जा बढ़ गई है तो ये अणु क्या करेगा, अपने जगह पर कंपन करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें जब ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा तो इसमें कंपन शुरू हो जाएगा, और एक तय लिमिट से ज्यादा जब ऊष्मा इसके अंदर हो जाएगी तो ये क्या करेगा, उस अतिरिक्त ऊष्मा को अपने से अगले वाले अणु को स्थानांतरित कर देगा, पास कर देगा। तो अणु ऊष्मा ग्रहण करके अपनी जगह पर कंपन कर रहे हैं, उसके बाद में ऊष्मा को उसने क्या कर दिया, आगे के अणु की तरफ स्थानांतरित कर दिया। अब धीरे धीरे इस अणु में भी ऊष्मा का मान इतना अधिक हो जाएगा कि ये अणु भी इस तरह से कंपन करता हुआ ऊष्मा को आगे की तरफ स्थानांतरित कर देगा। और ये प्रक्रिया जब आगे की तरफ चलती जाएगी तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो छड़ है वो अपने अंतिम सिरे तक गर्म हो गई। अब यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन इसमें अणु अपनी जगह पर, उस पदार्थ के अणु अपनी जगह पर स्थिर हैं, उनमें कोई गति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें अणु जो है वो अपनी जगह पर कंपन करके ऊष्मा का स्थानांतरण तो कर सकते हैं लेकिन अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, इस प्रकार के तरीके को, इस प्रकार की विधि को, या हम कहें कि ऊष्मीय स्थानांतरण के इस तरीके को हम चालन या कंडक्शन कहेंगे। तो चालन या कंडक्शन का मतलब है कि एक ऐसा तरीका जिसमें ऊष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अणुओं के कंपन द्वारा स्थानांतरित होगी, लेकिन उसमें अणुओं का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो किसमें होगी, ठोसों में होगी। तो इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए आप किसी लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी हम देखते हैं कि हमारे हाथ में पकड़ा हुआ जो सिरा है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। और बहुत से एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि खाना बनाते वक्त जो करछी है, चम्मच है, उसको जो है कढ़ाई वगैरह में रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसका जो पकड़ने वाला जो सिरा है जहां से हम जो है चम्मच को पकड़ते हैं वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है ये प्रक्रिया चालन कहलाती है, कंडक्शन कहलाती है। तो कंडक्शन जो है वो ठोसों में होगा और उसमें जो है अणु अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, लेकिन
कंपन करते रहेंगे और कंपन के द्वारा ऊष्मा जो है वो आगे की तरफ गति करती रहेगी। अब जिन ठोसों में ऊष्मा का चालन होता है उनको तो हम कहेंगे ऊष्मीय चालक या हीट कंडक्टर, और ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है उन्हें हम कहेंगे ऊष्मीय कुचालक या हीट इंसुलेटर। जैसे धातुओं की बात करें तो धातु जो है वो ऊष्मा के चालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। आप धातुओं को जब गर्म करेंगे या उनमें ऊष्मा जब इस तरह से प्रवेश करेगी तो वो इजीली या आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती। लेकिन अगर किसी कुचालक पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इतना आसानी से नहीं होता है, या आप कहें कि उसमें जो है ऊष्मा आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती। तो ऐसे पदार्थ ऊष्मीय कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको कड़छी वाला एग्जांपल दिया, चम्मच वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें आप ये इमेजिन कीजिए कि वो जो कड़छी है वो लकड़ी की है, तो हम देखेंगे कि उसको अगर हम उस कढ़ाई वगैरह में छोड़ भी देंगे जिसमें खाना बन रहा है, तब भी वो चम्मच इतना गर्म नहीं होगा कि उसको हम पकड़ ना पाए। इसी तरह से आप देखिए कि जैसे धातु का कप है, उसमें अगर हम गर्म चाय पीने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो होंठ हैं उनमें ऊष्मा अधिक प्रवाहित होगी और हमें वो काफी गर्म अनुभव होगा। वहीं पर अगर हम चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हैं तो हमें वो उतना गर्म अनुभव नहीं होगा, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि चालन के आधार पर या कंडक्शन के आधार पर पदार्थों को हम चालक और कुचालक दो प्रकारों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो जैसे पॉइंट है चालन, तो वस्तु के विभिन्न भागों में तापांतर, तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, दो भाग जो है वो इस तरह से अलग अलग तापमान पर है। अलग अलग तापमान पर होने का मतलब है उनमें ऊष्मा की मात्रा भी अलग अलग। वस्तु के ऊंचे ताप वाले कण अपेक्षाकृत कम ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से, तो संपर्क से कैसे होगा? आणविक कंपन द्वारा, यानी अणु जो है वो अपनी जगह पर कंपन तो करेंगे लेकिन गति नहीं करेंगे, तो कंपन के द्वारा ऊष्मा आगे की तरफ स्थानांतरित होती रहेगी, ऊष्मा देते हैं। अतः ऊष्मा के संचरण की इस प्रक्रिया को जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं चालन कहलाता है। एक पॉइंट देखें, ध्यान रखिएगा, चालन में अणु चलते नहीं है, कंडक्शन में अणु या चालन में अणु चलते नहीं है। कई बार जो है नाम में कहे कि चालन का मतलब अणु चल रहे होंगे, नहीं, अणु गति नहीं करते हैं, अणु अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, सिर्फ कंपन कर सकते हैं और इसके द्वारा ऊष्मा जो है वो एक भाग से दूसरे भाग की ओर स्थानांतरित हो जाती। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण मुख्यतः ठोसों में होता है, यानी ठोसों में इसलिए ये प्रक्रिया अधिक होगी क्योंकि ठोस एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं, आपस में इतने दृढ़ता से बंधे हुए हैं कि उनका जो आकार और आयतन है वो निश्चित हो जाता है। ठोसों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, अतः ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। तो उदाहरण अभी हमने इसकी बात की कि एक धातु की छड़ को अगर आप एक सिरे से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा जो है वो दूसरे भाग की तरफ पहुंच जाएगी और इसी को हम चालन कहते हैं। ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, किसी पदार्थ में से ऊष्मा जो है वो इस तरह से संचरित हो रही है तो इस प्रक्रिया को हम ऊष्मीय चालकता कहेंगे। तो किसी पदार्थ में या मुख्यतः ठोसों में चालन विधि द्वारा ऊष्मा संचरित करने का जो गुण है इसे थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और किसी पदार्थ में किसी दिए गए तापांतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर उसकी ऊष्मीय चालकता कहलाती है। तो दो अलग अलग पॉइंट में आप ऊष्मीय चालकता को समझ सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि किसी पदार्थ में से ऊष्मा का स्थानांतरण होना ऊष्मीय चालकता कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मीय चालकता अधिक होती है उन्हें हम ऊष्मीय चालक पदार्थ कहेंगे, और जिनमें ऊष्मा की चालकता कम होती है या ऊष्मा जो है वो बहुत धीमी गति से स्थानांतरित होती है उन्हें हम ऊष्मीय कुचालक कहेंगे। तो ऊष्मीय चालक के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है सुचालक या कंडक्टर, हीट कंडक्टर भी कह सकते हैं, ऊष्मीय सुचालक भी कह सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं हैं, अशुद्ध युक्त जल वगैरह, तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक बन जाते हैं, उसमें ऊष्मा जो है वो आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं हो पाता है
उन्हें हम उष्मीय कुचालक या हीट इंसुलेटर कहेंगे। जैसे ऊन है, ऊन में आसानी से उष्मा का चालन नहीं होता है, इसीलिए हम सर्दियों के जो वस्त्र हैं वो ऊन से बनाते हैं, क्योंकि ऊन में से आसानी से उष्मा चूंकि जो है स्थानांतरित नहीं होगी, तो शरीर की उष्मा को अपनी जगह पर रोक कर रखने में ऊनी वस्त्र काफी उपयोगी होते हैं, और इसी से ये वस्त्र हमें ठंड से बचाने में भी सहायक होते हैं। दूसरे जो कपड़े वगैरह हैं वो भी उष्मा के जो है चालक, अच्छे चालक नहीं है। लकड़ी है, कांच है, रबर है, ये सब पदार्थ जो है वो उष्मीय कुचालक पदार्थ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है संवहन या कंडक्शन। तो पहला पॉइंट अभी हमने देखा कि चालन जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें अणु गति नहीं करते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन करेंगे। दूसरा मेथड देखते हैं जिसे हम संवहन या कन्वेक्शन कह रहे हैं। तो चालन पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं संवहन। कन्वेक्शन, संवहन या कन्वेक्शन, इसको समझता है। संवहन मुख्यतः होता है द्रव और गैसों के बीच में, या द्रव और जो गैस है उनमें उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः संवहन विधि के द्वारा होता है। संवहन को समझने के लिए इतना समझिए, क्योंकि द्रव और गैस ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अणु एक जगह से दूसरी जगह गति करने के लिए स्वतंत्र है, या आप कहें कि ठोसों की तरह उनमें अणु इतने दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए नहीं है कि अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। द्रव और गैस में अणु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। इस कारण से एक ऐसा मेथड जिसमें अणु स्वयं उष्मा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसे हम संवहन मेथड कहते हैं या संवहन विधि कहते हैं। तो एक उष्मीय संचरण की एक ऐसी विधि जिसमें अणु स्वयं उष्मा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, इसे हम संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। और ये किसमें संभव है? द्रव और गैस में। एग्जाम्पल लेते हैं दोनों ही जो है पदार्थों का। जैसे अगर हमारे पास में मान लीजिए कि एक बर्तन है और इस बर्तन में आप जो है इस तरह से जल ले लीजिए, जल के अणु ले लीजिए, जल ले लीजिए अणु का मतलब। अब इसको जैसे ये पानी स्थिर है, तो अगर हम इसे यहां पर इस तरह से गर्म करना शुरू करते हैं, इसे किसी गैस के बर्नर वगैरह पर रखते हैं, तो हम देखेंगे कि वो जल के अणु जो कि इस तरह से सीधे सीधे गैस के बर्नर के संपर्क में, जलते हुए गैस के बर्नर के संपर्क में, उनमें सबसे पहले उष्मा ग्रहण होगी। और चूंकि जैसे ही इसमें उष्मा ग्रहण होगी तो इनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, और जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो ये जो अणु है, ये जो अधिक उष्मा वाले जो अणु हैं, वो अपनी जगह से ऊपर की ओर गति करेंगे, और दूसरे अणु जो ऊपर की ओर हैं, दूसरे अणु जो ऊपर की है, जो अपेक्षाकृत ठंडे हैं, जिनमें उष्मा का मान कम है, वो इस तरह से चूंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम है तो वो नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। तो अणु जो है अधिक उष्मा वाले अणु ऊपर और जो कम उष्मा वाले अणु है वो नीचे की तरफ गति करेंगे, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है इस तरह से जब लगातार होती जाएगी तो हम देखेंगे कि पूरा जो जल है वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इसको आप अपने घर में भी इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी बर्तन में, जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें पानी लेकर के उसको किसी गैस बर्नर पर रख दें, गैस बर्नर ऑन करें, तो उसके बाद देखेंगे कि उसके नीचे कुछ धाराएं बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये धाराएं बेसिकली क्या है? ये गति करते हुए अणु हैं। तो जब अणु उष्मा लेकर के अपनी जगह से दूसरी जगह पर, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। और जब चलते हुए अणु इस तरह से धाराओं के रूप में दिखाई देते हैं, तो इन धाराओं को हम कहेंगे संवहन धाराएं। संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, तो संवहन धाराएं क्या है कि अधिक उष्मा वाले अणु जब गति करते हैं तो ये धाराओं के रूप में प्रतीत होंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे? संवहन धाराएं। और इस विधि को क्या कहेंगे? संवहन विधि कहेंगे। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ में एक चीज तो बहुत कॉमन सी है कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पानी गर्म करने के लिए रोड का इस्तेमाल करेंगे तो कई बार प्लग ऑन करके हम ये थोड़ा सा चेक करते हैं कि पानी गर्म हो रहा है या नहीं। हाथ लगा करके चेक नहीं करना है, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है।
थोड़ा सा अगर हम पानी को एब्जॉर्ब करें तो हम देखेंगे कि जो छड़ है उसके आसपास कुछ धाराएं बन रही हैं। बिल्कुल आपको जो है इस तरह से स्पष्ट रूप से वहां से धाराएं निकलती हुई दिखाई देंगी। इसका कारण यह है कि छड़ चूंकि गर्म हुई है तो उसके आसपास वाले जल के अणु जल्दी से गर्म हो जाएंगे, और जल्दी से गर्म हो जाएंगे तो ये ऊष्मा लेकर के दूसरी जगह पर जब गति करेंगे तो इससे ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, और ये चलते हुए जो अणु हैं वो हमें धाराओं के रूप में दिखाई देंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे, संवहन धाराएं कहेंगे। तो द्रव में इस तरह से आप देख सकते हैं कि अणु जो है वो ऊष्मा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं, और इसी से हमें क्या दिखाई देती है, संवहन धाराएं, और इस मेथड को क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। इसी तरह से गैस में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर इस तरह से आग जल रही, या ये अगर मान लीजिए ज्यादा बड़ा है तो इस तरह से कहीं पर मान लीजिए हमने एक कैंडल जलाई, तो हम देखेंगे कि आग जहां जल रही है, चाहे वो कैंडल से हो या इस तरह से किसी बोन फायर वगैरह से कहीं लकड़ी वगैरह में आग लग रही हो, तो इसके आसपास के जो वायु के कण हैं वो जल्दी गर्म होंगे क्योंकि उनको ऊष्मा जो है वो अधिक मिलेगी। तो ये जो ऊष्मा ग्रहण किए हुए वायु के कण हैं ये ऊपर की ओर गति करेंगे, यहां पर भी इसी प्रकार की होगी, और जब ऊपर की तरफ गति करेंगे तो यहां पर जब ये गति करते हुए जो है गति करेंगे तो यहां पर ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि किसी आग या किसी जलती हुई वस्तु के ऊपर की तरफ अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाथ लगाएं तो वहां पर हमें ऊष्मा का मान अधिक प्रतीत होगा, या हमें ऊष्मा अधिक अनुभव होगी। बिल्कुल हाथ पास में नहीं रखना है कि जल जाए, जलाना नहीं, ठीक है, हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जितनी पास में हम हाथ रख सकते हैं उतना पास में हम हाथ जो है वो यहां पर नहीं रख पाएंगे। कारण क्या है कि यहां पर ऊष्मा ग्रहण करके जो अणु, गैस के अणु ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं वो हमारे हाथ का तापमान बढ़ा देंगे और उसमें हमें गर्मी का अनुभव होगा। तो जब इस तरह से गैस के अणु भी ऊष्मा लेकर के ऊपर की तरफ गति करते हैं तो ये विधि भी संवहन है, और इससे जो धाराएं बन रही है उन्हें हम क्या कहते हैं, संवहन धाराएं कहते हैं। अब इनका उपयोग देखिए, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां पर जो बिल्कुल इस तरह से इसका जो मध्य में जो रेखा है जिसे हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर कई नामों से जानते हैं। हम जानते हैं कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा गिरता है, यानी साल के ज्यादातर समय सूर्य का प्रकाश यहां पर इस तरह से गिरेगा कि वहां पर ऊष्मा का मान अधिक होता है। तो इन क्षेत्रों से क्या होता है कि संवहन धाराएं बनती, संवहन धाराएं बनेंगी, यानी यहाँ की जो वायु है वो गर्म होगी, और वायु जो गर्म है, अब 3D में तो यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ दिख नहीं पाएगा, तो इसको इस तरह से देखिए कि ये जो वायु है ये यहां से ऊपर की तरफ गति करेगी, और गति ऊपर की तरफ करेगी तो यहाँ पर संवहन धाराएं बनेगी, और ऊपर की तरफ जाकर के वो ठंडी होकर के वापस इस तरह से धरती की तरफ लौटती, और इससे इस तरह से एक चक्र बनता है। अब जब यहाँ पर वायु ऊपर की ओर उठती है तो जिन क्षेत्रों में वायु की कमी हो जाती है, वायु के कण कम हो जाते हैं, वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा, और आसपास के क्षेत्रों से जो वायु है वो फिर उस क्षेत्र की तरफ गति करेगी और इससे पवनें चलती। तो जैसे व्यापारिक पवनें चलती हैं, या इसी तरह से पृथ्वी पर जो तापीय अंतर के कारण जो अलग अलग जो क्षेत्रीय पवनें चलती हैं, उन सब का कारण भी इस तरह से ऊष्मा के कारण जो संवहन धाराएं बनती है, या संवहन के कारण वायु जब गर्म होकर के अपनी जगह से ऊपर उठ जाती है तो वहां पर इस तरह से पवनों का निर्माण होता है। तो व्यापारिक पवनें हो या क्षेत्रीय पवनें हो, इनके पीछे भी संवहन की प्रक्रिया उत्तरदायी। तो संवहन हमने देखा कि इस तरह से ठोस और द्रव और गैसों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जो चालन है वो ठोसों में होता है। संवहन में अणु स्वयं ऊष्मा लेकर के गति करते हैं, चालन में अणु स्वयं ऊष्मा लेकर गति नहीं करते, केवल अपने स्थान पर कंपन करता है। तीसरा जो मेथड है जिसको हम इस तरह से विकिरण कह रहे हैं, देखिए विकिरण एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर पदार्थ के अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही नहीं, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है लेकिन इस ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए पदार्थ के अणुओं की आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार का जो
ऊष्मा संचरण का तरीका है, इस तरह की जो ऊष्मा ट्रांसमिशन की जो मेथड है उसको हम विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर ऊष्मा स्थानांतरण जो है वो पदार्थ के अणुओं के द्वारा नहीं हो रहा है तो फिर किस तरीके से हो रहा है? तो देखिए यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हो रहा है, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एकांतर क्रम में बनते चले जाएंगे और इससे ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण आगे की तरफ होता जाएगा। तो यहां पर पदार्थ के अणुओं का उपयोग नहीं होगा, ऊष्मा जो है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में आगे की तरफ संचरित होती। तो ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, माध्यम का मतलब है कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, तो इस माध्यम से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसे विकिरण कहते हैं। इसी तरह से यह ऊष्मा संचरण ठोस, द्रव और गैस के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर विकिरण वगैरह के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण संभव है, ठोस, द्रव, गैस और साथ ही निर्वात में। यहां पर एक पॉइंट समझिए, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एक विद्युत चुंबकीय तरंग दिखाई है जिसमें यहां पर एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है और उसी के परपेंडिकुलर, उसी के समकोण पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम तरंगों के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये तरंगे या ऊर्जा का ये जो रूप है वो किस तरह से ऊर्जा के संचरण में सहायक होता है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि सूर्य से जो धरती की तरफ प्रकाश आ रहा है, और चूंकि प्रकाश में ऊष्मा भी है, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी अनुभव होने लगती है, इसका मतलब उस प्रकाश में ऊष्मा भी है। तो ये जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो ये किस विधि से आ रही है? ये विकिरण विधि से आ रही है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, जहां निर्वात है। तो वहां से भी अगर ऊष्मा संचित हो रही है तो ये किस विधि से हो रही है? विकिरण विधि से हो रही है। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण इसी विधि के द्वारा होता है, और इसमें ऊष्मा का संचरण जो है वो सर्वाधिक गति से होता है। सर्वाधिक गति से इसलिए भी होगा क्योंकि चूंकि यहां पर अणुओं का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और जहां पर अणु स्थानांतरित करेंगे ऊष्मा को तो अणु क्या करेंगे? गति को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि अणुओं का अपना जड़त्व है, उनको गति करने में थोड़ा समय भी लगेगा। यहाँ अणुओं का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है वो इतनी तेजी से बनते हैं कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो बहुत तीव्र हो जाता है। तो ये सबसे तीव्र विधि है ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की। तो 3 मेथड हमने देखे कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, दूसरा हो जाएगा संवहन और तीसरा हो जाएगा विकिरण। तो 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अगला पॉइंट है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। देखिए हीट की तो अभी हम बात कर रहे थे कि हीट जो है वो किसी पदार्थ में ऊर्जा की वह मात्रा है जिससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। अब हम देखेंगे कि ये विशिष्ट ऊर्जा या स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान ले लेंगे और उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। सिंपल सा मतलब है कि ऊष्मा को हम अलग अलग तरीकों से माप कर देख रहे हैं। तो एक प्रक्रिया हमने ये देखी कि हमने एकांक द्रव्यमान ले लिया। एकांक द्रव्यमान का मतलब है यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब है कि जैसे 1 ग्राम या 1 किलोग्राम द्रव्यमान ले लिया और उसका तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा उस पदार्थ को देनी पड़ेगी ये उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती। सिंपल सा पॉइंट है। जैसे एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब होता है 1 ग्राम 1 किलोग्राम। अब इसका जो तापमान है वो हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए पहले इस द्रव्यमान का या इस पदार्थ का तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस था तो 10 से 11 करना है, 50 था तो 50 से 51 करना है। तो किसी एकांक द्रव्यमान का या किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको हम कितनी ऊष्मा दें या कितनी ऊष्मा की आवश्यकता उसे
पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि 1 किलोग्राम कोई पदार्थ, 1 किलोग्राम है तो इसका मतलब ये एकांक द्रव्यमान। अब हमने इसको ऊष्मा दी और इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ जाएगा तो हमने कितनी ऊष्मा दी, ये उसकी विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन को या किसी पदार्थ के एकांक आयतन का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो क्या कहलाएगी, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो इसको हम Q/m∆T से लिखते हैं। अब यहां पर हम द्रव्यमान और तापमान को एक एक कर दें, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 द्रव्यमान, तो वो ऊष्मा जो इस तरह से उस पदार्थ के लिए आवश्यक है या उस पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाएगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो इसको याद करने का ये एक फॉर्मूला दिया जाता है। अब ये तो हो गई परिभाषा और फॉर्मूले की बात, लेकिन इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर किसी पदार्थ कि एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा उसे दी जा रही है, जो कि विशिष्ट ऊष्मा कह रही है, अगर मान लीजिए इसका मान ज्यादा है तो इसका मतलब पदार्थ जो है वो जल्दी गर्म नहीं होगा। जैसे एक पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम है तो थोड़ी सी ऊष्मा देते ही उसका तापमान बढ़ने लगेगा। तो अगर जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है उसको गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती, और जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, कम है, ज्यादा की बात हो गई, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम है उसको गर्म करने के लिए हमें कम तापमान की आवश्यकता, कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहां पर देखिए कि दो हमारे पास में पदार्थ हैं, जैसे पदार्थ ए है और पदार्थ बी है, दो अलग अलग वस्तुएं। ए की जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, उसका मान बी की स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा से ज्यादा है। तो दोनों को अगर हम गर्म करना शुरू करें, दोनों को हम इस तरह से बर्नर से गर्म करना शुरू करें, तो बताइए पहले कौन सा पदार्थ गर्म हो जाएगा? तो आंसर है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो भाई विशिष्ट ऊष्मा है क्या? विशिष्ट ऊष्मा तापमान बढ़ाने के लिए एकांक द्रव्यमान का जो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा है। तो विशिष्ट ऊष्मा कम है तो थोड़ी सी ऊष्मा लेते ही गर्म हो जाएगा, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है उसको हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका तापमान बढ़ेगा। तो जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, और जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। जैसे रेत और जल की बात करें तो रेत और जल में से रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम है, रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम है, जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। तो हम जब दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा देंगे तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और जल जो है वो रेत की तुलना में कम जल्दी गर्म होगा, या आप कहें कि जो है उसे गर्म होने में समय लगेगा। सिंपल सा मतलब देखिए, जैसे रेगिस्तानी इलाका है और वहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि दिन बढ़ता है, जैसे मई जून का टाइम है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ऐसे थोड़ी सी समय के बाद में, जैसे 7-8 बजे अगर मान लीजिए कि आप वहां पर नोटिस करें तो तापमान धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि 9-10 बजे तक होते होते उस रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि वहां पर जो है इस तरह से खड़े रह पाना भी संभव नहीं होगा। और अगर हम बात करें दोपहर के 1-2 बजे की, तो मिट्टी का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा, उस रेत का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको छूने से ही इस तरह से जलन का अनुभव होगा। वहीं अगर आप इस तरह से इस कंडीशन की तुलना किसी समुद्री क्षेत्र से करें तो समुद्र में मान लीजिए कितना ही आप इस तरह से गर्म दिन रहा हो, जल का तापमान इतना तो नहीं होगा कि वो एकदम से उबलने की स्थिति में आ जाए या उसको छूने भर से ही हमें जो है जलन का अनुभव हो। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होता है। रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जाती है। अब यहां पर देखिए कि एक बार कोई पदार्थ ऊष्मा लेकर के गर्म हो गया, यानी जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा थी और उसका तापमान बढ़ गया,
ऊष्मा उसको देते रहे और उसका तापमान बढ़ गया, तो जब वो ठंडा होगा तो जितनी ऊष्मा उसने ग्रहण की उतनी वापस उत्सर्जित भी तो करेगा। तो चूंकि उसने ज्यादा ऊष्मा ग्रहण की थी गर्म होने के लिए, तो जब ये ठंडा होगा तब ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित भी करेगा। तो चूंकि इसमें ऊष्मा का मान ज्यादा है, गर्म जल में ऊष्मा का मान ज्यादा है, इसीलिए वो ठंडा होने की प्रक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। और चूंकि रेत की विशेष ऊष्मा कम थी, वो जल्दी गर्म हो गई थी और उसमें ऊष्मा का मान कम है, तो वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो रेत जो है चूंकि उसकी विशेष ऊष्मा कम है, इसीलिए वो जल्दी गर्म भी हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। और जल चूंकि जिसकी विशेष ऊष्मा ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे ही गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब इसका जो एक प्रभाव है वो हम देखते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, माफ कीजिए जैसा बन पाया है एक बार इसको समझिए। यहां से थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। अब भारतीय क्षेत्र जो है वो इस तरह से, भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, यहां पर समुद्र है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और ये क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर का क्षेत्र है। यानी प्रायद्वीपीय भारत के आसपास जल का प्रभाव अधिक है। और वहीं अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखें तो वहां पर इस तरह से स्थल या जो रेत है, मिट्टी है, उसका क्षेत्र अधिक है। तो अब देखिए कि इन भागों में चूंकि इस तरह से जलीय प्रभाव अधिक होता है, या आप कहें कि महासागरों का प्रभाव अधिक है, तो उसकी वजह से इन क्षेत्रों का तापमान बहुत ज्यादा बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हो और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हो। इनका तापमान जो है वो वर्ष भर लगभग मॉडरेट सा रहेगा, यानी सर्दियों में थोड़ी सी ठंड ज्यादा बढ़ेगी और गर्मियों में थोड़ी सी ठंड ज्यादा, गर्मियों में थोड़ा सा जो एक तरह से ऊष्मा है उसका मान अधिक हो जाएगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा सूर्य ताप का जितना कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में होता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ठंड के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी क्योंकि रेत जल्दी ठंडी हो जाती, और वहीं गर्मियों में उत्तर भारत का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि यहां लू चलने लगती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर इस तरह से महाद्वीपों का प्रभाव अधिक है, जहां स्थल भाग अधिक है, वहां ऋतुओं में जो फ्लक्चुएशन है, या आप कहें कि वर्ष भर ताप में जो अंतर है वो अधिक होगा। जहां पर महासागर अधिक है वहां पर तापमान जो है वो उतना तेजी से नहीं बदलता है। इसे कहते हैं जलवायु पर महासागरीय प्रभाव, और इसे कहेंगे जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव। तो जहां पर इस तरह से महाद्वीपीय प्रभाव है वहां पर तापांतर अधिक, या वहां पर इस तरह से तापमान में जो विचलन है वो अधिक होगा। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। महासागरीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो पॉइंट था कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? S = Q/m ΔT, जहां Q जो है वो पदार्थ को दी गई विशिष्ट पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा, m पदार्थ का द्रव्यमान तथा ΔT ताप में वृद्धि। इसका SI मात्रक जूल पर किग्रा सेल्सियस, सॉरी, इसका SI मात्रक जूल किग्रा पर केल्विन होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा इसको ये काट दीजिएगा। इसका SI मात्रक जो है वो जूल किग्रा केल्विन तथा CGS मात्रक कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक बार मिसप्रिंट हो गया। जूल किग्रा पर केल्विन तथा CGS मात्रक कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो उसका मान कितना माना जाता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जो कि अन्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। क्योंकि एक बार गर्म हो गया तो उसके अंदर ऊष्मा का मान ज्यादा है, तो वो ऊष्मा उत्सर्जित होते होते समय लगेगा, इसीलिए जल जो है वो धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ऊष्मा धारिता,
तो ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी, तो किसी पदार्थ के अंदर कितनी ऊष्मा है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। तो सिंपल सा पॉइंट है कि किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस, किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा में हम एकांक द्रव्यमान की बात कर रहे थे, यहां पर हम एकांक द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो भी द्रव्यमान है उसका तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा उस पदार्थ को देंगे वो उसकी ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसका सूत्र है ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, और मात्रक है जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का मान वस्तु के द्रव्यमान व प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के अंदर कितनी ऊष्मा है ये निर्भर करेगा कि एक तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यानी वस्तु जो है वो कितनी बड़ी या छोटी, दूसरा कि उसकी जो प्रकृति है यानी उसमें ऊष्मा जो है वो आसानी से स्थानांतरित हो पाती है या नहीं, इस पर भी निर्भर करेगा। तो वस्तु के द्रव्यमान और प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसकी ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कितनी। उसके बाद आती है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। एक इंपॉर्टेंट आप कहें कि इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा या जिसको हम कहेंगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, लेटेंट स्पेलिंग थोड़ा सा देखिए, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का मतलब क्या है? गुप्त का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई यानी जो इस तरह से स्पष्ट नहीं होती है या जिसके बारे में आसानी से पता नहीं लगे। एक पॉइंट समझिए, जैसे अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो इसका तापमान बढ़ जाता है। वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है। यह भी हमने डिस्कस किया कि तापमान वह गुण है जो उस किसी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा को बताता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम किसी वस्तु को ऊष्मा दें और उसका तापमान जो है वो स्थिर रहे, पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊष्मा दे भी रहे हैं लेकिन फिर भी उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो हमारी ऊष्मा है जो कि तापमान नहीं बढ़ा रही है लेकिन ऊष्मा उस पदार्थ को तो मिल रही है, तो इस तरह की जो ऊष्मा तापमान को नहीं बढ़ाती है उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहेंगे। छिपी हुई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा। तो वो ऊष्मा जो तापमान नहीं बढ़ाती है उसे क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। तो क्या करती? तापमान न बढ़ा करके ऐसी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में, या आप कहें कि किसी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसको परिवर्तित करने में सहायक होती है, तो ऐसी ऊष्मा को हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा कहेंगे। एक पॉइंट समझिए, जैसे हमारे पास में मान लीजिए कि 1 किलोग्राम बर्फ है, 1 किलोग्राम आइस है जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर है। 0 डिग्री से नीचे सभी जो पदार्थ है जल के वो बर्फ के रूप में रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो बर्फ है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि हमने इसे गर्म करना शुरू किया, तो हम देखेंगे कि पहले ये 1 किलोग्राम की जो बर्फ है वो पहले 1 किलोग्राम जल में बदलेगी और इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ है वो गर्म करने पर पहले किस में बदलेगी? 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में। तो ऊष्मा जो हमने दी वो तापमान को नहीं बढ़ा रही। आप देख रहे हैं यहां पर तापमान नहीं बढ़ रहा है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था और यहां पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जल और बर्फ दोनों का तापमान समान, लेकिन ऊष्मा गई कहां? तो ऊष्मा ने क्या किया कि जैसे ये हमारा जो इस तरह से बर्फ का जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक बल उपस्थित हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर अंतरा आणविक बल उपस्थित है अणुओं के बीच में, और इन अंतरा आणविक बलों की वजह से ये अणु आपस में दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं।
इनके बीच में जो अंतराणुविक बल हैं, इसकी वजह से ये अणु आपस में बंधे हुए हैं। तो जब हमने इस पदार्थ को, इस बर्फ को ऊष्मा दी, तो ये जो ऊष्मा है वो इन अणुओं को नहीं मिली, या आप कहें कि इन अणुओं के अंदर जाकर के उसने इनकी गतिज ऊर्जा को नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा या इस तरह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती तो इनका तापमान बढ़ जाता। लेकिन यहां पर ये जो ऊष्मा है वो इन अणुओं का तापमान या इनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ाएगी, वो इन आंतरा आणविक, इनके बीच के जो बल है उन बलों को कमजोर करेगी। तो जब बलों को कमजोर करेगी तो ये जो इस तरह से बर्फ है वो पहले इस तरह के अणुओं में बदल जाएगी जिसके बीच में अंतरा आणविक बल कम है। तो इस ऊष्मा ने क्या किया, अंतरा आणविक बलों को कमजोर किया, अंतरा आणविक बलों को तोड़ा, जिसकी वजह से पदार्थ के जो कण हैं, जो अणु हैं, वो थोड़े दूर दूर हो गए। और जब थोड़े दूर दूर हो गए तो ये कौन सी अवस्था आ गई, ये जल या द्रव अवस्था बन गई। चूंकि अणुओं को ऊर्जा नहीं मिल रही है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो नहीं बढ़ रही है, तो बर्फ का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस था और जल का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दोनों पदार्थों में से ऊष्मा किसकी ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि द्रव की ऊष्मा ज्यादा है, जल की ऊष्मा ज्यादा है, क्योंकि ऊष्मा उसके अंदर है, लेकिन तापमान में भले ही वो इस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रही हो, तापमान के रूप में वो इस तरह से जो है लक्षित नहीं ना हो रही हो, लेकिन इस द्रव के अंदर तो है। तो जब बर्फ को इस तरह से हीट देंगे तो इसके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक बल है उनको तोड़ने में जो ऊर्जा उपयोग में आएगी उसको हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इस ऊष्मा की वजह से उस बर्फ का तापमान नहीं बदलेगा, वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस के द्रव में बदलेगी। दोनों की अगर तुलना करें तो इसमें ऊष्मा का मान ज्यादा है। जब ये जो द्रव है ये वापस बर्फ में बदला जाए, फ्रीजर में रखिए या इसको ठंडा करें, तो ये ऊष्मा इसमें से निकल जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। तो जब ऊष्मा निकल जाएगी तो ये अणु वापस में एक दूसरे के साथ में अंतराणविक बलों से जुड़ जाएंगे और ठोस में बदल जाएंगे। तो बर्फ से पानी में जाएंगे तो ऊष्मा जो है ग्रहण की जाएगी और द्रव के अंदर वो ऊष्मा है, और वो ऊष्मा जब उसमें से निकाल लेंगे तो वापस जो है द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में, या बर्फ, पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास जल है जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या किया, इस जल को गर्म करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि पहले ये जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में बदलेगा, और इससे उसके जो अणु हैं वो पहले जहां पर इस तरह से अणुओं के बीच में थोड़े बहुत जो अंतराणविक बल थे वो वहां पर बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर भी आप देखिए कि जो ऊष्मा दी गई है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती तो तापमान भी बढ़ जाता। यहां पर जो ऊष्मा दी जा रही है वो अणुओं के बीच के जो अंतराणविक बल हैं उनको कमजोर कर रही है, और उसकी वजह से अणु जो है वो दूर दूर चले गए और द्रव जो है वो गैस अवस्था में, या जल जो है वो वाष्प अवस्था में बदल गया। अब यहां पर भी वही बात है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस जल की बात करें और 100 डिग्री सेल्सियस के ही भाप की बात करें तो किसमें ऊष्मा का मान ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इस भाप के अंदर ऊष्मा का मान ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक अलग प्रकार की ऊष्मा है जो इसके अणुओं के बीच में बंध को नहीं बनने दे रही है, जो इन अणुओं का तापमान तो नहीं बढ़ा रही है लेकिन इनके बीच में इस तरह से बंध को नहीं बनने दे रही है, जिसकी वजह से ये अलग अलग या दूर दूर रहेंगे और ये जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में, या ये जल है वो वाष्प की अवस्था में रहेगा। इस जो ऊष्मा है उसको हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो ठोस से जब द्रव का निर्माण होगा तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होगी वो क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा। इसी तरह से द्रव से जब वाष्प का निर्माण होगा, जल से जब भाप बनेगी, तो उसमें भी इस तरह से ऊष्मा क्या जो ग्रहण किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यहां पर दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम इस तरह से बर्फ से जल का निर्माण करेंगे तो उस गुप्त ऊष्मा को हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, क्योंकि बर्फ गल करके जल बनाती। और जब 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है
वो भाप में बदलेगा तो उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो दो अलग अलग गुप्त ऊष्मा के प्रकार है। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे ठोस है कोई पदार्थ, तो ठोस से द्रव बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा। ये ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाएगी लेकिन अणुओं के बीच के अंतराणुविक बलों को कम करने में, तोड़ने में मदद करेगी। इसी तरह से जब कोई द्रव जो है वो वाष्प में बदलता है तो वहां पर भी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वहां पर भी किसकी आवश्यकता होगी, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अगर ये पदार्थ हम जल ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो पानी का ठोस भाग क्या होगा, बर्फ। और यहां पर मान लीजिए कि द्रव में जल होगा, ये भी जल है और ये वाष्प होगी, भाप होगी। तो इस ऊष्मा को जो कि बर्फ से जल बनाने के लिए जरूरी है, इसे हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, इसका मान जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम जल में बदलने के लिए, या 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को उसी तापमान पर 1 ग्राम जल में बदलने के लिए हमें 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। यहां पर जो गुप्त ऊष्मा है इसे हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और इसका मान होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। लगभग ये 536-37 के आसपास आती है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है न्यूमेरिकली, गणितीय रूप से 540 के आसपास मान लेते हैं। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 540 पर ग्राम। यानी 1 ग्राम जल जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में भाप में बदलने के लिए हमें इतनी ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी। तो यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिए कि जब ठोस जो है जल में बदलता है, या ठोस जो है वो द्रव में बदलता है, तो ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, इसी तरह से जब द्रव वापस ठोस में बदलेगा तो ये ऊष्मा का त्याग कर देगा। माइनस ऊष्मा लिख रहा हूं, मतलब ऊष्मा त्याग देगा। इसी प्रकार जब द्रव जो है वो वाष्प में बदलेगा तो ऊष्मा को ग्रहण करेगा, और जब वाष्प जो है वो द्रव में बदलेगी तो ये ऊष्मा को त्याग देगी। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक है उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में बर्फ है, तो बर्फ से जब जल बनेगा तो पर ग्राम के हिसाब से इसको 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, लेकिन जब जल वापस बर्फ में बदलेगा तो 80 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से त्याग देगा। इसी तरह से जब जल जो है वो भाप में बदलेगा तो पर ग्राम 540 कैलोरी के हिसाब से ऊष्मा ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम जल है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, इतनी ऊष्मा उसको चाहिए। और जब भाप वापस जल में बदलती है, वाष्प वापस जल में बदलती है, तो उतनी ऊष्मा त्याग देगी। तो यहां पर इस गुप्त ऊष्मा को पढ़ लेते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। यानी बर्फ से जल में जाएंगे तो ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, और जल से वापस अगर ठोस या जल से वापस अगर बर्फ बनती है तो ऊष्मा मुक्त की जाएगी। अर्थात एक निश्चित तापमान पर, तापमान निश्चित रहेगा, क्योंकि अगर तापमान बदल गया तो फिर वो गुप्त ऊष्मा नहीं रहेगी। निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान का पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में है और परिवर्तित हो रहा है तो आवश्यक ऊष्मा क्या हो जाएगी, Q बराबर ml। जहां पर L जो है वो उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है, जो कि प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट गुण है। यानी अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होगी। इसका मात्रक जो है वो जूल पर किग्रा या कैलोरी पर ग्राम होता है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा, ठोस से द्रव में जाने के लिए, या यूं कहे कि ठोस के एकांक द्रव्यमान को
लिक्विड में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो ठोसों में द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती। इसी तरह से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, द्रव को भाप में या वाष्प में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती। उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप पर भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। तो ये पॉइंट तो हम समझ रहे होंगे, क्योंकि वाष्प में एक ऊष्मा छुपी हुई है जो तापमान के रूप में तो दिखाई नहीं दे रही। जैसे भाप का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस है और जल का तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर ऊष्मा की बात करेंगे तो ऊष्मा भाप में ज्यादा है, एक ऊष्मा छुपी हुई है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। इसी कारण से भाप से जलने पर अधिक जलन लगती। तो ये पॉइंट यहां पर है कि उसमें एक ऊष्मा जो है वो छुपी हुई है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में जा रही है तो वातावरण से ऊष्मा लेगी, और अगर कोई वस्तु द्रव से वापस ठोस में बदल रही है तो वातावरण में ऊष्मा त्याग देगी। इसलिए अगर किसी बंद कमरे में कोई ठोस पिघलकर द्रव बनेगा तो कमरा ठंडा होगा, क्योंकि ठोस जब द्रव में बदलेगा तो आसपास के वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करेगा, गुप्त ऊष्मा ग्रहण करेगा, जिससे कमरे का तापमान कम हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, द्रव्य की जो 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। ऐसा ऊष्मा की वजह से होता है। जैसे बात करें हम ठोस, अगर ऊष्मा ग्रहण करता है, ठोस जो है जब हीट ग्रहण करेगा तो द्रव में बदल जाएगा। इसी तरह से जब द्रव हीट ग्रहण करेगा, यहां पर प्लस लिख देता हूं, इसका मतलब जुड़ रही है ऊष्मा, तो ये जो है इस तरह से वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन अगर वाष्प जो है वो हीट का त्याग करती है तो द्रव में बदल जाएगी, और द्रव अगर हीट का त्याग करता है तो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। ये अवस्था परिवर्तन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इस अवस्था परिवर्तन, या आप कहें कि यहां पर ठोसों में अणु इतने पास पास हैं कि उनके बीच में अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम है। द्रव में अणु थोड़े दूर हैं, अंतराण्विक बल कमजोर हो गए और अंतराण्विक स्थान बढ़ गए। लेकिन वाष्प या इस तरह से जो गैसीय अवस्था है उसमें अणु बहुत दूर दूर है, जिनमें अंतराण्विक बल सबसे कम और अंतराण्विक स्थान अधिकतम होते हैं। तो यहां पर जो ऊष्मा है वो क्या करती है, बेसिकली इनके जो अणुओं के बीच जो बल है उनको तोड़ती है और साथ ही अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है, जिससे अणु दूर दूर होने लगते हैं। तो ठोसों को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प को वापस ठंडा करेंगे यानी उसमें से ऊष्मा वापस जो है निकाल लेंगे, तो अणुओं की जैसे ही ऊष्मा कम हुई, गतिज ऊर्जा कम हुई, पास पास आ जाएंगे, पास पास आते ही इनके बीच में अंतराण्विक बल बनने लगेंगे और वाष्प जो है वो द्रव में बदल जाएगी। और ऊष्मा कम करेंगे तो अणु और पास में आ जाएंगे, ठोसों में बदल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है वो अवस्था परिवर्तन कहलाती है और ये ऊष्मा पर निर्भर करती, ऊष्मा पर निर्भर करेगी। तो जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ाते जाएंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था इस तरफ मूव करेगी, और ऊष्मा का मान कम करते जाएंगे तो पदार्थ की भौतिक अवस्था इस तरफ, या आप कहें कि जो लेफ्ट साइड है उस तरफ मूव करेगी। अब यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। गलन क्या होता है, गलन यानी मेल्टिंग। तो एक निश्चित तापमान पर किसी ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। तो गलन में ठोस और द्रव परस्पर तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था में उनका मतलब है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघल करके द्रव बना रही है तो दोनों का तापमान समान है, तो इसे हम कहेंगे तापीय साम्यावस्था। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलन कहेंगे। इसी तरह से गलनांक, तो जिस तापमान पर कोई ठोस और द्रव आपस में तापीय साम्यावस्था में रहेंगे, या जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदलता है
वो तापमान उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कहलाता है। दूसरा पॉइंट हिमांक। तो जैसे गलन का उल्टा है हिमकरण या आपके हिमीकरण, जमना यानी फ्रीजिंग होना। तो वो बिंदु जो इस तरह से जिस पर कोई द्रव वापस ठोस में बदलता है उसे हम उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ जो है वो जल में बदल रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये इसका गलनांक बिंदु कहलाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वापस जो है जल किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक बिंदु कहलाएगा। तो इस तरह से देखा जाएगा कि पहले कौन सी अवस्था थी और किस अवस्था में पदार्थ जो है वो जा रहा है। तो हिमांक और गलनांक इस तरह से होते दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है जल के संदर्भ में, लेकिन जैसे बर्फ से जल बन रहा है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम कहेंगे गलनांक, और जल से वापस बर्फ बन रही है तो इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम हिमांक कहेंगे। इसी तरह से वाष्पन, तो वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उस प्रक्रिया को वाष्पन कहेंगे, और उस तापमान को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। और इस अवस्था में दोनों अवस्थाएं यानी द्रव और वाष्प जो है वो तापीय साम्य अवस्था में रहेंगी। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का जल और 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प। अब यहां से जब द्रव से वाष्प बनेगी तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे, और इस तापमान को हम कहेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर वाष्प वापस द्रव में बदलती है तो इस प्रक्रिया को हम संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, और इस बिंदु को हम संघनन बिंदु कह देंगे। तो अलग अलग टर्म है, कई बार इस तरह से पूछ ली जाती है 3 मार्कर्स में कि वाष्पन क्या होगा, या इस तरह से क्वथनांक क्या है, संघनन क्या होगा, संघनन बिंदु क्या होगा। तो वाष्पन जो है वो इस तरह से द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, और वाष्प से वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम गर्म करें, कुछ पदार्थों को अगर हम गर्म करें, जैसे ठोस पदार्थ, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये पदार्थ जो है वो ठोस से सीधा वाष्प में चला जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधे किस में चले जाएंगे, वाष्प में चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातक पदार्थ या सब्लिमेंट्स जो मैटर है ऊर्ध्वपातक कहेंगे। वाष्प को ठंडा करने पर यह पदार्थ जो है वो वापस ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे कपूर या इस तरह से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम गर्म करें, हीट दें, तो वो सीधा ठोस से किस में बदल जाएंगे, गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। नेप्थलीन है, ठोस CO2 वगैरह है। और वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस ठोस अवस्था में आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है, और ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थों के कुछ इस तरह से मुख्य बिंदु। अब संघनन, जैसा हमने बात की कि वाष्प का वापस द्रव या ठोस में बदलना, वाष्प का वापस तरल या ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। और जिस तापमान पर संघनन होगा उसे हम संघनन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जब वाष्प जो है संघनित होती है, संघनित होने का मतलब है कि इस तरह से तरल या ठोस में बदलती है, तो ये अपनी अतिरिक्त ऊष्मा को त्याग देती है। तो उसके अंदर जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो इस तरह से त्याग दी जाएगी और वाष्प ठंडी होकर के तरल या ठोस में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहेंगे। तो जहां पर इस तरह से तापमान कम होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वाष्प है और उस वाष्प को, जैसे वाष्प के अणु हैं, उस वाष्प को एक ऐसा वातावरण मिल गया जिसका तापमान इस वाष्प के अणुओं के तापमान से कम है, तो ये अपनी जो अतिरिक्त ऊष्मा है उसको वातावरण में छोड़ देंगे, और इसकी वजह से ये जब अणु पास पास आ जाएंगे और इसकी वजह से ये वाष्प जो है वो जैसे ही पास पास में आएंगे तो ये तरल या ठोस में बदल जाते हैं, तरल या ठोस में बदल जाते हैं। तो जैसे समुद्री
क्षेत्रों में या जो जलीय क्षेत्र है उनका सूर्य के ताप से जब वाष्पीकरण होता है, वाष्प जब ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर की तरफ गई हुई ये वाष्प जो है जब वायुमंडल के ऊपरी परतों में जाकर के ठंडे वातावरण के संपर्क में आएगी तो इनकी ऊष्मा का त्याग हो जाएगा और ये इस तरह से द्रव की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती। इसी को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। या इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि किसी ग्लास वगैरह के अंदर बहुत ठंडा पानी या बर्फ डालें तो उसके आसपास हमें जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती। इसका मतलब यह है कि इस ठंडे ग्लास के संपर्क में जो वायुमंडल की आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, वो संपर्क में आई तो वो ह्यूमिडिटी, वो जलवाष्प वापस द्रव के रूप में बदल गई और ग्लास के आसपास हमें जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो जब संघनन होता है तो द्रव जो है वो अपनी ऊष्मा का त्याग कर देता है, ऊष्मा त्याग देता है, क्योंकि ऊष्मा अधिक है वाष्प में। तो जब ये वापस तरल में बदलेगा तो अपनी ऊष्मा का, अतिरिक्त ऊष्मा का त्याग कर देगा। तो ये हमारा इस तरह से टॉपिक है ऊष्मा का जो पहला पार्ट, जिसमें हमने ऊष्मा के जो विभिन्न जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है और साथ ही इसकी जो कुछ परिभाषाएं हैं, ऊष्मा चालन की जो विधियां हैं उनको देखा। अब इसका एक जो पार्ट है वो रहेगा हमारा तापमान पर, ये तापमान क्या होता है या इस तरह से उसके जो विभिन्न तापमापी वगैरह वो क्या होते हैं, साथ ही तापमान के विभिन्न पैमाने किस प्रकार के, और साथ ही एक हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ऊष्मा गतिकी और उससे संबंधित कुछ नियमों पर, जैसे ऊष्मा गतिकी के जो नियम है या इसी तरह से न्यूटन का शीतलन नियम है, किरचॉफ का नियम वगैरह है, वो सब हम उस लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी इस पर 2 लेक्चर होंगे, एक तो तापमान से संबंधित होगा, दूसरा ऊष्मा गतिकी के। तो ये हमारा टॉपिक ऊष्मा का जो फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ऊष्मा के इन पॉइंट्स पर जो है हमने डिस्कस किया है। तो आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर में अगले बिंदुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।